हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एके एकेडमी में। दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कारक को समाप्त कर लिया था। आज की क्लास में हम लोग समास पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये सारे एग्ज़ाम में 1 या 2 नंबर का पूछा ही जाता है। दोस्तों, अभी तक आपने अगर चैनल को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। समास। तो समास क्या है, समास के बारे में हम लोग जानेंगे। तो समास का अर्थ क्या होता है, इसके बारे में सबसे पहले हम लोग जान लेंगे। तो आइए देखते हैं। समास एक समास यानी संक्षिप्त करना या छोटा करना, यानी कोई भी अगर वाक्य दिया है तो उसको संक्षिप्त करना या छोटा करना क्या कहलाता है, हमारा समास कहलाता है। चलिए परिभाषा देख लेते हैं। यानी किसी वाक्य को इस प्रकार संक्षिप्त संक्षिप्त यानी छोटा करना कि उसका मूल अर्थ बना रहे, और इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। यानी अगर कोई भी वाक्य दिया है तो उसका रूप चेंज कर दें, यानी उसको छोटा कर दें, लेकिन छोटा करने के साथ साथ उसका अर्थ ना बदले, यानी अर्थ वही रहे लेकिन उसका रूप चेंज हो जाए, इसको क्या कहेंगे, समास कहेंगे। यानी ये पूरी प्रक्रिया हमारी क्या कहलाएगी, समास कहलाएगी। जैसे कोई भी उदाहरण दिया है, कोई भी वाक्य दिया है और उसका अर्थ ना चेंज हो, रूप चेंज हो जाए, यानी वह बड़े से छोटा हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, समास कहलाएंगे। उदाहरण देखते हैं। जैसे उदाहरण में बोला गया है कि स्वर्ग को प्राप्त, यानी कोई भी एक वाक्य दिया है, स्वर्ग को प्राप्त, है ना। तो स्वर्ग को प्राप्त देखेंगे इसको, स्वर्ग को प्राप्त, यानी अगर ये हमारा विभक्ति चिन्ह आया है, और हम लोगों ने लास्ट क्लास में कारक पढ़ रखा है। अगर आपने कारक नहीं पढ़ा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और कारक की दोनों वीडियो पढ़िए, वहाँ पे जाकर के कारक को अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कारक का यूज होने वाला है। तो जब तक आपने कारक की क्लास नहीं देखी है या कारक आपको नहीं आता है, तब तक आपको ये समास समझ में आने वाला नहीं है। तो इसलिए आपको कारक पहले सीखना पड़ेगा, तब जाके समास को पढ़ना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि समास क्या होता है कि किसी भी वाक्य को छोटा कर दें और उसका रूप चेंज तो हो जाए लेकिन अर्थ ना बदले, वो प्रक्रिया हमारी समास कहलाती है। चलिए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण दिया है स्वर्ग को प्राप्त, और को हमारा चिन्ह होता है विभक्ति चिन्ह, और कारक चिन्ह का यहाँ पे लोप कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, हमारा वाक्य 2 टुकड़ों में बदल जाएगा। यानी स्वर्ग प्लस प्राप्त, को हट गया, स्वर्ग प्लस प्राप्त, तो ये दोनों मिल जाएंगे तो स्वर्ग को प्राप्त, ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, स्वर्ग को प्राप्त। यानी यहाँ पे वाक्य को छोटा तो कर दिया गया, लेकिन यहाँ भी वही अर्थ था, स्वर्ग को प्राप्त, और यहाँ भी वही अर्थ निकल के आ रहा है, स्वर्ग प्राप्त, यानी स्वर्ग को प्राप्त। तो इस तरह वाक्य छोटा तो हो गया लेकिन उसका अर्थ जो है, मूल अर्थ उसका नहीं बदला है। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, समास बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या बोल रहे हैं कि अर्थात किसी वाक्य को लेकर आए उसमें कारक चिन्ह, अभी कारक चिन्ह आया था ना को, तो किसी वाक्य को लेकर आए उसमें कारक चिन्ह का लोप करना तथा आवश्यकता पड़ने पर शब्दों का रूप परिवर्तित करके उन्हें 2 पदों में बदलना, उन दोनों पदों को आपस में जोड़कर एक नया समासिक पद बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, हमारी क्या कहलाता है, समास कहलाता है। अभी अगर आपको नहीं समझ में आया है तो फिर से बता दें क्या कहलाता है, समास। जैसे बताया गया है कि कोई वाक्य दिया है और उसका विभक्ति चिन्ह हट गया तो वाक्य छोटा हो जाएगा, यानी 2 पदों में बट गया। यानी स्वर्ग को प्राप्त, तो को हट गया तो स्वर्ग प्लस प्राप्त, यानी पहला पद और दूसरा पद। यानी पहले पद को हम लोग बोलेंगे प्रथम पद, प्रथम पद, और जो दूसरा भाग हमारा पद का आया है उसको बोलेंगे उत्तर पद, उत्तर पद। ये हमें याद रखना है। तो वाक्य को छोटा कर दें, और छोटा होने के बाद उसका अर्थ ना बदले लेकिन उसका रूप चेंज हो जाए, ये हमारा क्या कहलाता है, समास कहलाता है। यही यहाँ पे बताया गया है कि किसी वाक्य को लेकर आए उसमें कारक चिन्ह, यानी कारक चिन्ह हटा दें और आवश्यकता पड़ने पर
शब्दों का रूप परिवर्तित, यानी शब्दों का रूप परिवर्तित करके उन्हें दो पदों में बदलना, यानी दो पद में बदल दिया गया, प्रथम पद प्लस दूसरा पद यानी उत्तर पद, और उन पदों को आपस में जोड़कर, यानी उन पदों को आपस में जोड़ दिया जाए तो एक नया समासिक पद बनता है, और इस प्रक्रिया को समासिक, यानी इस प्रक्रिया को समास कहलाती है। प्रक्रिया पूरी क्या कहलाएगी? समास कहलाएगी। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उदाहरण के माध्यम से और अच्छे से समझते हैं। चलिए देखते हैं, जैसे रसोई के लिए घर, और के लिए हम लोगों ने अच्छे से पढ़ रखा है, कारक चिन्ह होता है के लिए, और इसका हम लोग अगर लोप कर देंगे तो क्या हो जाएगा? रसोई घर, यानी क्या हो जाएगा? रसोई प्लस घर, है ना। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? रसोई घर, रसोई घर। तो यहाँ पे क्या हो गया? रूप चेंज हो गया, यानी छोटा, बड़ा से छोटा हो गया, लेकिन अर्थ चेंज नहीं हुआ। यहाँ पे भी रसोई के लिए घर था और यहाँ पर भी वही अर्थ निकल के आ रहा है। तो ये पद हमारा क्या कहलाएगा? समासिक पद, और ये पूरी प्रक्रिया हमारी क्या कहलाएगी? समास कहलाएगी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इन दोनों वाक्य में दो पद जो निकल के आए हैं, इस वाक्य में जो पद निकल के आए हैं, इस पद को प्रथम पद बोलेंगे और दूसरे पद को बोलेंगे उत्तर पद। ये हम लोग को हमेशा याद रखना है, क्योंकि आगे इन्हीं का यूज होगा कि प्रथम पद और उत्तर पद, यानी दूसरे पद को उत्तर पद बोलते हैं और प्रथम पद को रसोई को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रथम पद बोलेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं समास के भेद। यहां से काफी बार क्वेश्चन बना है कि समास के भेद बताइए। ऑप्शन में दे देगा 2, 3, 4, 6, है ना। तो आपको पहचानना पड़ेगा। तो समास के हमारे कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। पहला क्या होता है? समास यानी अव्ययी भाव समास। दूसरा होता है तत्पुरुष समास। तीसरा होता है द्वंद्व समास। चौथा होता है बहुब्रीहि समास। और पांचवा होता है कर्मधारय समास। और छठवां होता है द्विगु समास। यानी समास 6 प्रकार के होते हैं। तो हम लोगों को एक एक करके समास के भेद पढ़ने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। पहला हमारा है अव्ययी भाव समास। पहला कौन सा है? अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास में हमें याद रखना है प्रथम पद प्रधाना, प्रथम पद प्रधाना अव्ययी भावा। अभी मैंने बताया प्रथम पद क्या होता है कि जब कोई वाक्य दो टुकड़ों में बंटता है तो पहला पद प्रथम पद कहलाता है और दूसरा पद क्या कहलाता है? उत्तर पद कहलाता है। तो परिभाषा हम लोग देखेंगे, वह समास जिसका प्रथम पद प्रधान होता है, वह समास जिसका प्रथम पद प्रधान होता है तथा वह उपसर्ग होता है। उपसर्ग शायद अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ा है। उपसर्ग या इसको अवयव भी बोलते हैं। उपसर्ग हमेशा शब्द के पहले आता है, यानी कोई भी शब्द दिया है तो उपसर्ग हमेशा उसके पहले आएगा। तो यहीं पे ये बताएगी कि प्रथम पद प्रधान होता है, उत्तर पद संज्ञा होता है। हमेशा याद रखना है कि अव्ययी भाव समास में क्या बोला गया है कि प्रथम पद प्रधान होता है और उत्तर पद हमेशा संज्ञा होता है। और प्रथम पद जो होता है हमारा वो अव्यय यानी उपसर्ग भी होता है, तथा दोनों पद मिलकर क्रिया विशेषण का कार्य करते हैं, उसे अव्यय भाव समास कहा जाता है। तो इसको उदाहरण के माध्यम से हम लोग देखेंगे। अगर अभी नहीं समझ में आए तो उदाहरण जैसे ही देखेंगे तो आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा और समझाने की हमारी गारंटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। जैसे बोला गया है अव्ययी भाव समास में क्या कि प्रथम पद और द्वितीय पद यानी उत्तर पद। तो प्रथम पद क्या होगा? प्रधान होगा और द्वितीय पद क्या होगा? संज्ञा होगा, है ना। प्रथम पद प्रधान और साथ में क्या बोला गया है? अव्यय होगा, अव्यय या उपसर्ग होगा। अव्यय उपसर्ग एक ही बात है। और उत्तर पद हमारा क्या? संज्ञा होगा। और ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? क्रिया विशेषण बनाएंगे। तो इनको एग्जाम्पल की भाषा में हम लोग समझेंगे क्या क्या बोलता है। तो एग्जाम्पल देखते हैं। क्या? यथाशक्ति, पहला उदाहरण दिया, यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो यथाशक्ति को पहले दो भागों में विभक्त करेंगे तो क्या आ जाएगा? यथा प्लस शक्ति, यानी दो भागों में विभक्त करेंगे तो पहला क्या आ जाएगा? यथा प्लस शक्ति। तो यथा में, यथा क्या है? उपसर्ग। हमने बताया है कि उपसर्ग हमेशा पहले आता है। तो यथा में उपसर्ग
यथा हो जाएगा और शक्ति क्या है हमारा संज्ञा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अव्ययी भाव समास, यानी यथा शक्ति में हमेशा अव्ययी भाव समास पाया जाता है। और एक चीज और बता दें, कि हमेशा अव्यय हमेशा उपसर्ग हमेशा पहले ही आता है, ये चीज याद रखिएगा। इसमें प्रथम पद समान होता है यानी प्रधान होता है और द्वितीय पद संज्ञा होता है, ये चीज हमेशा याद रखिएगा। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है कि वह समास बताइए जिसमें प्रथम पद प्रधान होता है और द्वितीय पद संज्ञा होता है। तो आपको जानना होगा ये क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है जिसमें प्रथम पद प्रधान और दूसरा पद संज्ञा होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल दिया है हमारा अव्ययी भाव में, अव्ययी भाव समास में आजन्म में कौन सा समास है। आजन्म दिया है, इसमें समास बताना है तो इसको दो भागों में व्यक्त करेंगे। पहले आजन्म में आ प्लस जन्म, तो आ हमारा क्या है उपसर्ग है और जन्म क्या है संज्ञा है, और तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अव्ययी भाव समास हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं यथार्थ। यथार्थ में यथा क्या है अव्यय है, यानी हमारा अव्यय यानी उपसर्ग है और अर्थ क्या है संज्ञा, यानी यथार्थ अगर दो भागों में व्यक्त करेंगे तो यथा प्लस अर्थ, तो पहला उपसर्ग दूसरा संज्ञा, यानी उत्तर पद हमारी संज्ञा और प्रथम पद हमारा उपसर्ग, तो क्या हो जाएगा अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल उपकूल। उपकूल में प्रथम पद क्या हो जाएगा उपसर्ग उप, द्वितीय पद जो उत्तर पद हमारा दिया है कूल, तो ये क्या हो जाएगा संज्ञा हो जाएगा, अर्थात ये क्या हो जाएगा अव्ययी भाव समास हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ ट्रिक दी है अव्ययी भाव पहचानने की, तो नोट में हम लोग देख लें क्या कि जब किसी सामासिक पद का प्रथम पद, यानी कोई भी अगर शब्द दिया है तो उसमें क्या है अगर आए यथा आ जाए, आ जाए, यावत आ जाए, प्रति आ जाए, हत आ जाए, भर आ जाए, बद आ जाए, बे आ जाए, तो वहां पे क्या हो जाएगा अव्ययी भाव समास हो जाएगा। जैसे आप लोगों ने एग्जाम्पल में देखा है भी क्या, यहाँ पे यथा आया, यहाँ पे उप आया और यहाँ पे क्या है आजन्म आ जाए, है ना। इस तरह से अगर आते हैं तो आप लोग समझ जाइएगा कि यहाँ पे क्या है अव्ययी भाव समास है। इन शब्दों को याद रखने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं, और भी ट्रिक है जानने की। तो दूसरा पॉइंट क्या है, यदि किसी समासिक पद का द्वितीय पद नदी या नदी से जुड़ा हो, यानी अब ध्यान रखना है कि कोई भी पद दिया है उसमें अगर द्वितीय पद नदी दिया है या नदी से जुड़ा है तो वहां पे अव्ययी भाव समास होता है। जैसे कि उपकूलम, तो यहां से उप देखने से पता चल रहा है कि यहाँ पे उपसर्ग है, कूलम मतलब नदी से रिलेटेड है। ऐसे ही दूसरा है क्या त्रिगंगम, त्रिगंगम यानी गंगा, गंगम का मतलब गंगा, तो यहाँ से दूसरा जो उत्तर पद है हमारा दूसरा पद है क्या है नदी से जुड़ा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा अव्ययी भाव समास हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जहां एक शब्द दो बार आए, जहां एक शब्द यानी किसी भी समासिक पद में एक शब्द दो बार आए वहां पे क्या हो जाएगा समास होता है। उदाहरण जैसे क्या कभी कभी दे देता है अभी अभी, यानी क्वेश्चन में दे देगा अभी अभी में समास बताइए, तो आप क्या बताएंगे यहाँ पे अव्ययी भाव समास है, यानी कोई भी शब्द दो बार आ जाए। जैसे अभी अभी, जल्दी जल्दी, दिनों दिन, दिनों दिन मतलब होता है दिन दिन, रातों रात, रातों रात का मतलब होता है रात रात, ऐसे ही भाई भाई। तो इस तरह के अगर एक शब्द दो बार आ जाए वहां पे क्या हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास। आई होप आपको अव्ययी भाव समास अच्छे से आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है दूसरा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास अच्छे से पढ़ना है हम लोग को। तो तत्पुरुष समास में याद रखना क्या होता है, उत्तर पद प्रधाना तत्पुरुष, उत्तर पद प्रधाना तत्पुरुष। हम लोग ने जाना है क्या कि प्रथम पद दिया होता है प्लस उत्तर पद दिया होता है, यानी कोई भी अगर समासिक पद दिया है तो उसमें जो दो टुकड़ों में बटेगा वो पहला पद कहलाएगा उत्तर पद और दूसरा पद कहलाएगा पहला पद कहलाएगा प्रथम पद और दूसरा पद कहलाएगा आपका उत्तर पद कहलाएगा।
तो यही बताया गया है। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि अव्ययी भाव में, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अव्ययी भाव में समासिक पद में क्या होता है कि प्रथम पद अव्यय होता है और उपसर्ग होता है। उत्तर पद क्या होता है, हमारा संज्ञा होता है। और जहां पे ऐसी कंडीशन आ जाए वहां पे क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो तत्पुरुष में क्या बताया गया है कि उत्तर पद यानी दूसरा वाला पद क्या होगा, प्रधान होगा, वह तत्पुरुष होता है। यानी उत्तर पद प्रधाना तत्पुरुषा। यानी यहाँ पे कभी कभी सवाल में आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि वह समास बताइए जिसमें उत्तर पद प्रधान हो, तो आप बताएंगे तत्पुरुष समास, है ना। परिभाषा देखेंगे, वह समास जिसका उत्तर पद यानी बाद वाला, यहाँ पे देखो बता दिया गया है कि उत्तर पद यानी बाद वाला प्रधान होता है, यानी बाद वाला दूसरा पद प्रधान है, तथा समास विग्रह करने पर, ये चीज याद रखनी है कि समास विग्रह करने पर द्वितीया विभक्ति से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक के किसी कारक का चिन्ह निकलकर सामने आता है तो वहां तत्पुरुष समास होता है। मैंने बोला था कि अगर आपने कारक नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे कारक का यूज होने वाला है, और अभी तक अगर कारक नहीं पढ़ा है आपने तो प्लेलिस्ट में जाकर के कारक के दोनों आप वीडियो देखेंगे, वहां से कारक के बारे में जानेंगे, क्योंकि यहाँ पे अब द्वितीय विभक्ति से लेकर के सप्तमी विभक्ति का यूज होने वाला है आपके तत्पुरुष समास में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। पहला, इसमें इसी के भाग तत्पुरुष समास के ही भाग हैं। तो पहला भाग क्या है तत्पुरुष समास का, कर्म कारक समास, कर्म कारक तत्पुरुष समास, है ना। कर्म कारक तत्पुरुष समास, तो उदाहरण के माध्यम से समझेंगे क्या है कर्म कारक तत्पुरुष समास। तो उदाहरण के माध्यम से, जैसे पहला उदाहरण दिया है स्वर्ग प्राप्त, यानी ऐसे बोल देगा कि स्वर्ग प्राप्त में कौन सा कारक है, सॉरी कौन सा समास है, तो आप लोग बताएंगे तत्पुरुष समास। और अगर ज्यादा थोड़ा गहराई से पूछ दिया कि कर्म कारक तत्पुरुष समास है लेकिन इसमें कौन सा तत्पुरुष समास है, कर्म कारक तत्पुरुष है, कर्ण कारक तत्पुरुष है ना, संप्रदान कारक है, तो इस तरह से आपको बताना होगा। तो स्वर्ग प्राप्त यानी स्वर्ग को प्राप्त, इसको अगर तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, स्वर्ग को प्राप्त, और को यहाँ पे क्या है विभक्ति चिन्ह आया है, विभक्ति चिन्ह आया है, यानी ये क्या हो जाएगा कर्म कारक तत्पुरुष समास हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा कर्म कारक तत्पुरुष समास। ठीक है, तो याद रखना कि हमने क्या पढ़ा अभी तक, तत्पुरुष समास में उत्तर पद जो है प्रधान होता है और इसमें द्वितीय विभक्ति से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक का यूज होता है, यानी उपयोग होता है। और इसके भेद है बताए गए हैं, कर्म कारक तत्पुरुष समास, इसके भेद बताए गए हैं। तो उदाहरण में देखा हम लोगों ने स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, और को लोप कर दिया गया है, तो क्या हो जाएगा स्वर्ग प्राप्त। तो क्वेश्चन में आ सकता है स्वर्ग प्राप्त में कौन सा समास है, तो आप बताएंगे तत्पुरुष समास है। और अगर पूछ दिया जाए कि स्वर्ग प्राप्त तत्पुरुष समास है लेकिन इसमें कौन सा कारक है, तो आप बताएंगे कर्म कारक है ना। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, गगनचुंबी। देखिए बहुत ही आराम आराम से पढ़ाई जा रहा है, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, क्योंकि चाहे तो एक क्लास में इसको खत्म कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि आप लोग जो है ऊपर ऊपर से पढ़ें, है ना। इसको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट एग्जांपल की बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा उदाहरण दिया है गगनचुंबी। गगनचुंबी यानी गगन को चूमने वाली। यहाँ से इसका अर्थ निकलेंगे क्या कि गगन को चूमने वाली, तो को हमारा क्या है यहाँ पे कर्म कारक तत्पुरुष है, यानी कर्म, ये को किसकी विभक्ति होती है, कर्म कारक की विभक्ति होती है। तो हम लोग यहाँ से जान जाएंगे कि गगनचुंबी में तत्पुरुष समास तो है लेकिन कौन सा कारक समास है, तो आप बताएंगे कर्म कारक तत्पुरुष समास है। ठीक है, ये चीज याद रखना है। माखन चोर, तो माखन चोर का अगर निकालेंगे तो क्या आएगा, माखन को चुराने वाला, और को हमारा विभक्ति चिन्ह किसका है, कर्म कारक। तो यहाँ पे माखन चोर तत्पुरुष समास तो है लेकिन कौन सा कर्म कारक, तो बोलेंगे कर्म कारक तत्पुरुष समास। ऐसे ही आशातीत, तो आशातीत को दो भागों में अगर बांटा जाए, आशा धन अतीत, तो आशा का मतलब आशा ही और अतीत का मतलब होता है लांग कर, यानी आशा को लांग कर, तो को यहाँ पर आ गया कर्म कारक
विभक्ति चिन्ह, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तत्पुरुष समास है, लेकिन कौन, कर्मकारक तत्पुरुष समास। आई होप आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला है हमारा करण कारक तत्पुरुष समास। अगला है, तत्पुरुष का ही भेद अभी चल रहा है, तो कौन सा दूसरा भेद है, करण कारक तत्पुरुष समास। तो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ रखा है करण कारक, यानी कारक में हम लोगों ने पढ़ रखा है कि करण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, से और के द्वारा, से और के द्वारा, और से और के द्वारा, यानी यहाँ पे क्या है, एक तरह से मतलब माध्यम, माध्यम का बोध कराता है, माध्यम का बोध, यानी जो भी ये विभक्ति चिन्ह आए हैं ना, ये माध्यम का बोध कराएंगे, यानी से के द्वारा। तो ऐसे एग्जाम्पल देख लें, यानी एग्जाम्पल पूछ दिया जाए कि तुलसी कृत में कौन सा समास है, तो आप बताएंगे तत्पुरुष समास तो है, लेकिन कौन सा कारक वाला समास है, तो आप बताओगे तुलसी कृत में, यानी तुलसी कृत को पहले हम लोग तोड़ेंगे, तो इसको क्या निकल के आएगा, तुलसी के द्वारा कृत, यानी तुलसी के द्वारा लिखा गया, तो के द्वारा आ गया, और के द्वारा का विभक्ति चिन्ह किस में आता है, तो आप बताएंगे करण कारक में आता है। आप लोगों ने पढ़ रखा है, तो ये कौन सा तत्पुरुष हो जाएगा, करण कारक तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसी तरह रोगग्रस्त, तो रोग से ग्रस्त, यानी माध्यम बता रहा है, देखो यहाँ से आप साफ निकल के आ रहा है कि माध्यम, तो से क्या हो जाएगा, करण कारक तत्पुरुष समास। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे, शोकागुल, क्या आएगा, शोकागुल, तो शोकागुल में क्या हो जाएगा, शोक से आकुल, शोक से आकुल, तो यहाँ पे से यानी माध्यम का कार्य कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, करण कारक तत्पुरुष समास। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आता है संप्रदान कारक तत्पुरुष समास, यानी तत्पुरुष समास का ही भेद है ये, क्या, संप्रदान कारक तत्पुरुष समास। और इसमें आप लोग जानते हैं संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, को होता है और के लिए होता है, यानी को और के लिए क्या आएगा, के लिए का भाव देता है, यानी को जो है हमारा क्या है, के लिए के भाव देता है। ठीक है, उदाहरण के माध्यम से, जैसे गौशाला, गो पूछ देंगे कि गौशाला में कौन सा समास है, तो आप बताएंगे तत्पुरुष समास, लेकिन ऑप्शन में तत्पुरुष समास ना दिया हो, ऐसे दिया हो कर्मकारक तत्पुरुष समास, करण कारक तत्पुरुष समास, संप्रदान कारक तत्पुरुष समास, तो वहां पे सोचने वाली बात हो जाएगी। क्यों, अगर आपने कारक नहीं पढ़ रखा है तो वहां पे आपका बताना कठिन हो जाएगा, इसलिए कारक पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो गौशाला में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास तो है, लेकिन कौन सा कारक वाला समास है, तो आप बताएंगे गौशाला को पहले तोड़ो, गौ के लिए शाला, यानी के लिए यानी भाव का बाद है ना, यानी के लिए आ गया, और के लिए किसका होता है, विभक्ति चिन्ह संप्रदान कारक का, यानी विभक्ति चिन्ह संप्रदान कारक का होता है, तो इसलिए यहाँ पे कौन सा कारक हो जाएगा, संप्रदान कारक तत्पुरुष समास। यहाँ पे समास कौन सा हो जाएगा, संप्रदान कारक तत्पुरुष समास। ऐसे ही शिवालय, शिवालय नेक्स्ट एग्जांपल है शिवालय, तो ये हो जाएगा शिव के लिए आलय, शिवालय क्या हो जाएगा, शिव के लिए आलय। ठीक है, तो शिव के लिए आलय, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के लिए आ गया, के लिए आ गया, तो यहाँ पे संप्रदान कारक हो जाएगा, और तत्पुरुष समास जोड़ देंगे, तो संप्रदान कारक तत्पुरुष समास। शिवालय में ये चीज ध्यान रखना कि शिव के लिए आलय होता है, ना कि शिव का आलय। इस तरह से कहीं अगर लिखा हो तो ये गलत हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत है, ध्यान रखना। इसको पढ़ते हैं शिव के लिए आलय, शिव का आलय नहीं हो जाएगा। ठीक है, आई होप यहां तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा आ गया, तत्पुरुष समास के ही भेद चल रहे हैं, अपादान कारक। अपादान कारक हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं। अपादान कारक तत्पुरुष समास में अपादान कारक क्या है, इसके विभक्ति चिन्ह से अलग, यानी ये जो अलगाव का बोध कराए, यानी जहां पे अलगाव का बोध होता है वहां पे कौन सा होता है, अपादान कारक। हम लोगों ने कारक में अच्छे से पढ़ रखा है, तो यहाँ पे ध्यान रखना, यदि कोई शब्द हीनता, लघुता, हटाने, गिराने, परे, मुक्त, न्यूनता आए, यानी किसी शब्द में इस तरह के वर्ड आए, ये चीज ध्यान रखना, हीनता, लघुता, हटाने, गिराने, परे, मुक्त, न्यूनता, ये शब्द कहीं मिल जाए तो आप लोग ध्यान रखना, आए तो वहां पे क्या होता है,
अपादान कारक तत्पुरुष समास होता है। ये चीज याद रखना। जैसे कि एग्जाम्पल उदाहरण देखते हैं, धनहीन यानी धन से हीन, से तो आ गया, तो से हमारा अलगाव का बोध करा रहा है, और से जिसमें आ जाए वो क्या कहलाता है, अपादान कारक। लेकिन यहाँ पे एक चीज और देखेंगे, हीन आ रहा है, और हमने क्या पढ़ रखा है, हीनता कहीं आ जाए, यानी धन से हीन यानी धन से अलग। जिसके पास धन नहीं है वो धन से अलग तो है ही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपादान हो जाएगा। ऐसे ही बंधन मुक्त यानी बंधन से मुक्त, बंधन से मुक्त, और मुक्त हमने क्या बताया कि कहीं पे अगर मुक्त आ जाए तो वो क्या आ जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल है लोकोत्तर, लोक से उत्तर, उत्तर मतलब होता है परे, और हमने बताया किसी अगर वाक्य में परे आ जाए तो इस तरह का क्या हो जाएगा, अपादान कारक तत्पुरुष समास। आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं संबंध कारक, संबंध कारक तत्पुरुष समास। और संबंध कारक में हम लोगों ने पढ़ा है क्या होता है इसका विभक्ति चिन्ह, का, के, की। उदाहरण देख लेते हैं, जैसे राजपूत, ये बहुत एग्जाम्पल पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये, हर एग्जाम में अधिकतर ये पूछा जाता है कि राजपूत में कौन सा समास होता है। तो अगर ऑप्शन में दे दिया है अव्ययभाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, तो आप लोग तत्पुरुष समास देखते ही मार देना। लेकिन अगर पूछ दे कि राजपूत तत्पुरुष समास में कौन सा कारक समास है, तो आप लोग उसमें ऑप्शन दे हो सकता है संबंध कारक तत्पुरुष समास, कर्ण कारक तत्पुरुष समास, है ना, अपादान कारक तत्पुरुष समास। तो वहां पे पहचानना जरूरी है, फिर वहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो संबंध कारक में विभक्ति चिन्ह क्या होता है, का, के, की। और उदाहरण अगर देख लें तो राजपूत में क्या है, राजा का पुत्र, तो यहाँ पे संबंध, यानी हमने क्या बताया था कारक पढ़ाते समय कि कहीं पे संबंध यानी दो वस्तुओं के बीच में संबंध अगर आ जाए तो वहां पे क्या होता है, संबंध कारक होता है, और विभक्ति चिन्ह का, के, की। ठीक है, तो राजा का पुत्र यानी संबंध कारक तत्पुरुष समास। अगला देखते हैं सभापति, सभा का पति, तो यहाँ पे भी संबंध निकल के आ रहा है, यानी सभा का पति आपस में ही संबंध निकाल रहा है, तो यहाँ पे तत्पुरुष समास यानी संबंध कारक तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, अगला है राजमहल, अगला है हमारा राजमहल, तो राजमहल यानी राजा का महल, तो यहाँ पे भी संबंध दिखा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास यानी संबंध कारक तत्पुरुष समास। अगला चलते हैं अधिकरण कारक, नेक्स्ट है हमारा, अभी तत्पुरुष के ही भेद चल रहे हैं। अधिकरण कारक, अधिकरण कारक में क्या हो जाएगा, इसमें क्या होता है, में, पय, पर, इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है, में, पय, पर, यानी इसमें अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, वनवास यानी वन में वास, वनवास यानी वन में वास करने वाला, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, अधिकरण कारक तत्पुरुष समास। ऐसे ही कवि श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ, यहाँ पे भी अधिकरण कारक तत्पुरुष समास। देखो में आ रहा है सब में, ध्यान रखना। रणसूर, रण में सूर, है ना, यहाँ पे भी अधिकरण कारक तत्पुरुष समास। शोकमग्न, शोक में मग्न, यहाँ पे अधिकरण कारक तत्पुरुष समास। नोट में जरा से ध्यान देने की बात है क्या, जब विकल्प में कर्मधारय ना हो, यानी इस तरह के अगर आ जाएं, अभी कर्मधारय हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो अगर इस तरह के विकल्प में अगर कर्मधारय दे दिया है तो सबसे पहले कर्मधारय ही मारेंगे। लेकिन अगर जब कर्मधारय ना दिया हो तो अधिकरण कारक तत्पुरुष समास होगा। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, इसके आगे हम लोग कर्मधारय समास ही पढ़ेंगे। तो आज हम लोगों ने दो समास खत्म कर लिए, कौन कौन से, एक हमारा अव्ययी भाव समास, भाव समास, और दूसरा हम लोगों ने कौन सा खत्म कर लिया, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। ये दोनों ही हम लोगों ने खत्म कर लिए, यानी अव्ययी भाव समास खत्म कर लिया, तत्पुरुष समास के भेद सहित हमने तत्पुरुष को खत्म कर लिया है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे हम लोग इसके पढ़ेंगे कर्मधारय समास से, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज वीडियो को दोबारा से देखें, है ना, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ये इस बात की तो गारंटी है। ठीक है,
चलो चैनल को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको नए से नए वीडियो प्रोवाइड होंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास।